आइए अब हम लोग मराठा राज के उदय के जो शेष बचे हुए अन्य कारण हैं उसकी बात कर लेते हैं कि किन अन्य कारणों से मराठा राज्य का उदय हुआ था। अभी तक से हम लोग दो कारण को देखे थे, जिसमें एक था भौगोलिक कारण या जियोग्राफिकल फैक्टर और दूसरा था कि सामाजिक आर्थिक असंतोष या बदलाव की उत्कंठा। सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव की उत्कंठा या चाहत। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जिससे विश्व के इतिहास में आप देखेंगे कि जितने भी बदलाव हुए हैं, क्रांति हुई है, उसमें वो अवश्य खड़ा रहा है। चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो, या भारत के ही देखें तो भारत के भी जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, या भारत में भी जब सत्ता परिवर्तन और कहीं किया गया तो वो खड़ा रहा। हम बात कर रहे हैं विचारों की। किसी भी आंदोलन को संगठित करने के लिए, उसे निरंतरता देने के लिए वैचारिक आधार बहुत जरूरी होता है। किसी विचार से, किसी मत से प्रभावित होकर के ही लोग संगठित होते हैं और अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्ति करने के लिए अग्रसर होते हैं। तो मराठा आंदोलन में भी इसका जो बौद्धिक आधार तैयार किया गया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल बिना बौद्धिक या वैचारिक आधार के कोई भी लंबे आंदोलन को लंबे समय तक नहीं खींचा जा सकता है। जनता में या सामान्य जन में इतनी क्षमता नहीं होती है, इतना धैर्य नहीं होता है कि वो लंबे समय तक आंदोलन कर सके। इसीलिए आंदोलन को निरंतर बनाए रखने के लिए, लोगों को संगठित करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए, उनके अंदर एक मानसिक ताकत पैदा करने के लिए सिद्धांत या विचार का होना आवश्यक होता है। मराठा आंदोलन में भी ये चीज था और इसकी तैयारी महाराष्ट्र में हुए भक्ति आंदोलन ने की थी। मराठों को संगठित करने के लिए जिस विचार की जरूरत थी, उनके अंदर जो भावना जागृत करने की जरूरत थी, उनके अंदर जो लड़ने की जुनून पैदा करने की जरूरत थी, वो सब के सब उसी वैचारिक ढांचा पर खड़ी हुई थी और ये तैयार किया था महाराष्ट्र में हुए भक्ति आंदोलन ने। तो महाराष्ट्र के या मराठा आंदोलन के उदय में या मराठा राज्य के उदय में वैचारिक ढांचा या वैचारिक आधार भी महत्वपूर्ण था। इसी वैचारिक आधार पर लोग संगठित होते हैं, उनमें लड़ने की क्षमता आती है, जूझने की क्षमता आती है, लंबे समय तक आंदोलन को लेकर के चलने की उनमें एक तरह का सोच विकसित होता है। महाराष्ट्र में भी कुछ इसी तरह का हुआ था और इसका फायदा उठाया शिवाजी ने। शिवाजी ने इसी वैचारिक या बौद्धिक जागरण को ला करके लोगों को संगठित किया। जैसे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भी देखेंगे कि गांधी ने क्या किया था। गांधी ने
एक विचार दिया था, एक आइडियोलॉजी दिया था। उसी आइडियोलॉजी पे सभी लोग पीछा करने लगे। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उन्होंने आइडियोलॉजी लाया, लोगों को स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता, इस तरह के विचार दिए। तो सभी लोगों के लिए सर्वमान्य था, सर्वस्वीकृत था, सभी लोग जुड़ते चले गए। तो महाराष्ट्र में भी कुछ इसी तरह का बौद्धिक जागरण पैदा किया गया, और ये बौद्धिक जागरण पैदा किया गया भक्त संतों के द्वारा। दरअसल इसका श्रेय जाता है, महाराष्ट्र का जो बौद्धिक बुनियाद तैयार किया गया, इसका श्रेय जाता है भक्ति आंदोलन को, और उसमें भी समर्थ गुरु रामदास को, जो शिवाजी के गुरु थे। दरअसल महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन 15वीं शताब्दी में ही शुरू हो चुका था, और इसका जो पहली बार आप देखेंगे इस भक्ति आंदोलन पर जो पुस्तक मिलती है महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन पर, उसका नाम है गुरुचरित। इसी गुरुचरित पुस्तक ने महाराष्ट्र के भक्ति को लोगों में प्रचारित किया। इसमें कई संत आए महाराष्ट्र में, और जो लोगों में आपस में जो अलगाव था, बिखराव था, जो मराठावाद नहीं था उनके अंदर, जो एक चेतना नहीं थी, जो मराठा चेतना नहीं थी, वो चेतना जगाने में इस भक्ति आंदोलन ने जबरदस्त योगदान दिया। इस मराठा आंदोलन या मराठा भक्ति आंदोलन ने सबसे पहले तो लोगों में ये जगाया कि आप तीन चीजों का, व्यक्तित्व में तीन चीजों का विकास कर लीजिए। जितने भी इनके भक्त संत हुए, जैसे कि एक नाम, आप 2-3 नाम याद रखिएगा, ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास। ये ऐसे भक्त संत हुए जो मराठा समाज को एकीकृत किए, लोगों को आपस में जोड़ा, और इन्होंने 3 मंत्र दिए मराठों को कि आप अपने अंदर बेहतर चरित्र का निर्माण करो। 3 मंत्र इनका था, और इन्हीं 3 मंत्रों ने मराठों के अंदर मराठावाद जागृत कर दिया। पहला था अपने चरित्र का निर्माण करो, यानी श्रेष्ठ सोचो, श्रेष्ठ आचरण करो। दूसरा संगठित हो जाओ, संगठित होने की प्रेरणा दी इन्होंने, जो किसी भी आंदोलन के लिए जरूरी है, बदलाव के लिए, क्रांति के लिए जरूरी है। तीसरा, इन्होंने ईश्वर में भक्ति के लिए प्रेरित किया। कहा कि महाराष्ट्र क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को इन तीनों चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इन तीनों चीजों को व्यक्तिगत अपने निजी जीवन में अपनाना चाहिए। और जब ये तीनों चीज लाया गया तो समाज में क्या आया? समाज में आने लगा समानता, भाईचारा, एक दूसरे पर विश्वास। इस तरह की प्रवृत्ति मराठा समाज में विकसित होती चली गई। तो समाज में जो एकता बनाया गया, जो एक आधार तैयार किया गया, इससे कल तक मराठा जो एक दूसरे से अलग अलग थे, कहीं ना कहीं आपस में जुड़ने लगे। लोगों में एक वैचारिक समानता मिल गया। जैसे आज भी देखिए, वर्तमान राजनीतिक सरकारें, वो राजनीतिक दल एक सिद्धांत को लेकर के आगे चलती है। हर एक पार्टी का अपना एक आइडियोलॉजी होता है। जितने भी लोग उससे जुड़े होते हैं, उसी मूल आइडियोलॉजी से या उसी मूल विचारधारा से प्रेरित होकर के उसमें जुड़े होते हैं या संगठित होते हैं। तो ये आइडियोलॉजी तैयार करने में यहाँ का भक्ति आंदोलन जो 15वीं सदी में शुरू हुआ था,
एक जमीन तैयार कर दिया था। इस जमीन का फायदा उठाया गया शिवाजी के द्वारा, लेकिन इसको राजनीतिक रूप देने का श्रेय समर्थ गुरु रामदास को जाता है, जो शिवाजी के गुरु भी थे। उन्होंने यहाँ के हिंदुओं को सहिष्णु हिंदू से उग्र हिंदू में कन्वर्ट कराया, और ये जो सिद्धांत था इसका राजनीतिकरण करवाया कि आप इसका राजनीतिकरण करवाया। कहने का तात्पर्य है कि शिवाजी को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्यों नहीं हम लोग मिल करके एक अपना राज्य खड़ा करें। इन्होंने समर्थ गुरु रामदास ने तुर्कों, मुगलों, अफगानों के खिलाफ बोला और कहा कि जितने भी मराठे हैं सब एक होकर के विदेशी शासकों के जुआ को यानी कि बोझ को अपने कंधे से फेंक डालो। और इसका फायदा शिवाजी के द्वारा उठाया भी गया। शिवाजी ने जब भी इन लोगों को लामबंद करना हो, संगठित करना हो, तो इसी धार्मिक आंदोलन से प्रेरणा लेकर के सहिष्णु मराठा समाज को उग्र मराठा समाज में परिवर्तित किया गया। हर हर महादेव का नारा दिया जाता था। तो कुल मिला जुला करके अगर कहा जाए तो इन्होंने एक तो समाज में व्याप्त कुरीति, जो बैड हैबिट था, उसको हटाया, लोगों को संगठित किया। संगठित करने के बाद उन्हें उग्र बनाया गया, राजनीतिकरण किया गया, और एक मराठा राज्य स्थापना करने के लिए इनको संकल्पित कराया गया कि हमें एक मराठा राज्य का सृजन करना है। तो ये जब अगर ये बौद्धिक आधार नहीं होता, वैचारिक एकता नहीं होता, समाज में समानता नहीं होता, एक दूसरे पर सहयोग और विश्वास नहीं होता, तो इतना बड़ा विद्रोह कभी नहीं होता। याद रखिए, चाहे कहीं भी, वर्तमान राजनीति में भी, आज भी जब भी बदलाव आता है तो उस बदलाव के पीछे एक वैचारिक आधार होता है, और वो तैयार किया जाता है जो समाज का इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं, बुद्धिजीवी, पत्रकार, वकील, प्रोफेसर, समाज सेवी, लेखक, इस तरह के जो लोग हैं वो एक विचार तैयार करते हैं, और उस विचार से लोगों को प्रेरित और प्रभावित करते हैं, और प्रभावित करके एक पैरेलल खड़ा कर देते हैं। तो मराठा भक्ति आंदोलन ने भी ये काम किया था, जो 15वीं शताब्दी में एक समाज सुधार के रूप में हुआ था, सर्वधर्म समभाव के रूप में हुआ था, समानता, बंधुत्व, अहिंसा के लिए हुआ था। उसी का सदुपयोग किया गया मराठा राज्य के निर्माण में। दूसरी बात, इन संतों ने जो अपना संदेश दिया, चाहे ज्ञानेश्वर हो, तुकाराम हो, रामदास हो, या अन्य संत एकनाथ हो, सब ने अपने संदेशों को आम बोलचाल की भाषा, मराठी भाषा में दिया। इससे क्या हुआ कि लोगों में उनकी पहुंच आसान हो गई, साहित्य लिखे जाने लगे, विचारों का आदान प्रदान होने लगा, गीत कविता लिखे जाने लगी। इससे पूरा मराठा साम्राज्य जागृत हो गया, मराठा समाज, और जागृत होकर के एक नेतृत्व की तलाश करने लगा, एक दिशा तलाश करने लगा, और वो दिशा मिला शिवाजी के द्वारा। तो ये वैचारिक पृष्ठभूमि किसी भी आंदोलन के लिए जरूरी है, हर एक जगह रहा है। जैसे रशियन रेवोल्यूशन हुआ तो वहाँ का वैचारिक पृष्ठभूमि मार्क्सवाद था। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो वहाँ पे भी कई ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने अपने विचारों को से लोगों को अवगत कराया। भारत में भी 1857 का रिवोल्ट देखिए, 1857 का रिवोल्ट में भी मिलेगा आपको कहीं ना कहीं ऐसे थे लोग जो इस तरह का विचारों में सामंजस्य स्थापित करके एक
विद्रोह खड़ा किए। तो ये विद्रोह के लिए वैचारिक आधार बहुत जरूरी होता है। दूसरा जो आपको ये देखना चाहिए, तो कुल मिला जुला करके आप कह सकते हैं कि मराठा धर्म या महाराष्ट्र धर्म की परिणति थी, महाराष्ट्र धर्म की परिणति थी मराठा साम्राज्य का उदय, और महाराष्ट्र धर्म क्या था, यही था। नेक्स्ट जो कारण है, जो आखिरी कारण भी आप कह सकते हैं, वो कारण है मराठा सरदारों को मिले पहले से राजनीतिक अनुभव। मराठा, आपको पता ही है, हम लोग पिछले वीडियो में भी बात किए हैं कि मराठा प्रारंभ में किसान के रूप में थे और पहाड़ी और जंगली क्षेत्र में रहने के कारण उसमें उनमें सैनिक गुण विकसित हो गया था। वो लड़ाके हो गए थे अपनी रक्षा करने के लिए, अपने समाज की रक्षा करने के लिए, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए। और इस क्रम में उन्होंने दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुगलों तक के दरबार में सेवा की। सेना में भर्ती होते थे और सेना में भर्ती होकर के प्रशासन में भागीदारी करते थे। तो धीरे धीरे उनमें प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव भी प्राप्त होने लगा। ये प्रक्रिया भी मराठा राज्य के उदय के लिए निर्णायक रहा। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री या सैनिक अनुभव, राजनीतिक एवं या सैनिक अनुभव, राजनीतिक एवं सैनिक अनुभव भी इनके उदय में सहायक रहा। सेना में भर्ती होना ही सिर्फ मराठों का ये नहीं था, उससे आगे बढ़ करके ये दरबार में भी प्रवेश करने लगे। मुगलों के समय में भी इनके जो सरदेश मुख थे उनको जागीरें प्राप्त हुई थी, मनसब प्राप्त हुआ था, शिवाजी के पुत्र को भी प्राप्त हुआ था। तो इनका दरबारी पैठ शुरू हो गया था। अगर उससे पहले जाएं तो आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे मराठा क्षेत्र के जो देशमुख थे, ये दक्कन के राज्यों में जैसे बीजापुर, अहमदनगर, इनके दरबारों में सेवा करने लगे थे। उनके यहाँ छोटे छोटे पदों पर स्थापित होने लगे थे। विशेष करके इन पहाड़ी राज्यों में जो किले होते थे, दक्कन के राज्यों के इन क्षेत्रों के जो किले होते थे, इन किलों का किलेदार भी इन्हीं को बनाया जाता था। जैसे इन राज्यों के, पहाड़ी राज्यों के जो किले होते थे, फोर्ट, उसका किलेदार इनको बनाया जाता था। हालांकि जो बहुत अति संवेदनशील होता था उस पे वो इनको नहीं देते थे, लेकिन बहुत सारे किले इनको रक्षा करने के लिए दिया जाता था, किले का प्रमुख बनाया जाता था। तो एक तो इनको यहाँ किला के रक्षक में दिया जाता था, और इनको इसके सेवा के बदले राय, नायक, राव जैसे उपाधि भी दी जाती थी। राय, नायक, राव जैसी इनको उपाधि दी जाती थी। आप देखेंगे कि बीजापुर के दरबार में जब इब्राहिम आदिल शाह सुल्तान था, तो उसने मराठों को बड़ी संख्या में सेना में भर्ती कराई थी। इसी तरह से अहमदनगर का मलिक अंबर ने मराठों को अपने सेना में खूब भर्ती कराया था। तो मराठा सेना दक्कन के सेना में प्रवेश करने लगी। धीरे धीरे सेना के बड़े बड़े पद पर पहुंचने लगे। महाराष्ट्र क्षेत्र के जो ब्राह्मण थे उनको अकाउंट डिपार्टमेंट दिया जाने लगा, लेखा का काम उनको दिया जाने लगा। इसी समय आप एक दो उदाहरण देख लीजिए। इसी समय महाराष्ट्र के चंदर राव को बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह ने
अपने राज्य में, अपने दरबार में एक विशेष पद दिया था। इसी तरह से उनका पुत्र जो यशवंत राव था, वो अहमदनगर के निजामशाही राजवंश में सेवा कर रहे थे। तो सेना में, अकाउंट में और डिपार्टमेंट में इस तरह से मनसबदार के रूप में, जागीरदार के रूप में, मुगलों के यहाँ भी, इनके यहाँ भी, अहमदनगर के यहाँ भी, बीजापुर के यहाँ भी, गोलकुंडा के यहाँ भी, हर एक राज्य में मुगलों के यहाँ, ये मुगलों से लेकर के इनके यहाँ तक प्रवेश कर गए थे। एक छोटे से छोटे सेना से लेकर के बड़े से बड़े अधिकारी तक ये बनने लगे थे। अब इनके पास राजनीतिक अनुभव शुरू हो चुका था। ये देखने लगे थे कि ये कैसे शासन करते हैं, कैसे आक्रमण करते हैं। बहुत कुछ इनको सीखने को मिला और इसका इनको फायदा होगा। बाद में जब आप देखेंगे तो शाहजी भोसले ने इसका फायदा उठाया। विशेषकर शाहजी भोसले जब अहमदनगर के यहाँ एक सैनिक से अपनी सेवा प्रारंभ की थी, उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी काबिलियत और योग्यता से काफी आगे बढ़ गए और शाहजहां के समय में उन्हें पूना की जागीर भी प्राप्त हो गई। शाहजी भोसले की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं के वंशज थे शिवाजी। तो हम लोग अलग से ये भी देखेंगे कि महाराष्ट्र या मराठा राज्य के उदय में शिवाजी का क्या योगदान था। वो एक अलग हम लोगों का अध्याय होगा, एक अलग टॉपिक होगा जो हम लोग अलग से करेंगे। तो शाहजी भोसले सैनिक से अपनी सेवा शुरू करते हैं और शाहजहां के दरबार में पहुंच करके पूना की जागीर भी प्राप्त कर लेते हैं। इससे इनको एक राजनीतिक पहचान मिला। उन क्षेत्रों में इनका प्रभाव बढ़ने लगा जहां के ये जागीरदार थे और धीरे धीरे कर्नाटक का एक विशाल क्षेत्र शाहजी के नियंत्रण में चला आया। इन्होंने ही कर्नाटक के छोटे छोटे सरदारों को संगठित करके एक स्वायत्त राज्य की स्थापना करने का प्रयास भी किया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो शाहजी ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड तैयार कर दिया। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण थे जो मराठों के उदय में सहायक रहे। और एक कारण यह था कि इस समय जब ये दक्कन में इनका उदय हो रहा था, जब मराठा अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे, तो औरंगजेब इनके शक्ति को या इनके शक्ति का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं कर पाया। और औरंगजेब का ये अदूरदर्शिता था कि इन्हें सिर्फ मराठों को सिर्फ एक छोटी सी भूमिया या भूमि के लिए झगड़ने वाला जाति के रूप में या कौम के रूप में समझता था। वो ये नहीं समझता था कि कभी ये संगठित होकर के उसके खिलाफ बगावत करके इतने बड़े साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। जब औरंगजेब ने मराठों के बढ़ते विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए संभाजी की हत्या कर दी, तो ये उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। वो इसलिए हत्या किया था ताकि मराठों के मन में एक आतंक पैदा हो जाए और वो मुगल प्रभुत्व के खिलाफ बगावत न करें। लेकिन धीरे धीरे मराठों के बीच में और ज्यादा मुगलों के खिलाफ विरोध संचित कर दिया, विरोध को जागृत कर दिया। संभाजी की हत्या। तो मराठों की उदय में कई ऐसे फैक्टर थे जिसमें से 4-5 ये महत्वपूर्ण या निर्णायक फैक्टर थे
जो सामाजिक आर्थिक शोषण के, बड़े भूमिपतियों के शोषण के खिलाफ शुरू होता है, भूमि पर नियंत्रण के लिए, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, बाद में वो जब संगठित हो जाता है तो हिंदुत्व की भावना के साथ आगे बढ़ता है और धीरे धीरे मराठा राज पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र का हिंदुत्व का प्रतिनिधि बन जाता है और हिंदू स्वराज की संकल्पना को लेकर के सभी छोटे बड़े मराठा सरदारों को मिला करके शिवाजी के द्वारा 1674 में मराठा राज्य का निर्माण कर दिया जाता है। तो कोई भी बदलाव या कोई भी राज्य का निर्माण अचानक नहीं होता है, उसके पीछे, उसके पृष्ठभूमि में कई कारक होते हैं। उन सभी कारकों का समग्र संश्लेषण ही, या उन सभी कारकों का समग्र संश्लेषण के उपरांत ही राज्य का सृजन होता है। उसके लिए एक योग्यतम नेतृत्व भी चाहिए और उस कमी को पूरा किया शिवाजी ने। तो इन सारे पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है और इसमें कई सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, जैसे कि अब तो यूपीएससी में 150 वर्ड्स में, 200 वर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर हैं, ये सारे फैक्टर अपने आप में एक क्वेश्चन है। जैसे पूछा जा सकता है कि मराठा साम्राज्य हिंदू प्रतिक्रिया था, बताइए कैसे। मराठा साम्राज्य सामाजिक आर्थिक असंतोष का परिणाम था, कैसे। मराठा साम्राज्य मराठा भक्ति आंदोलन का परिणाम था, कैसे। मराठा साम्राज्य के पीछे वहाँ के ज्योग्राफिकल फैक्टर था, कैसे। या फिर सिर्फ मराठा राज्य का उदय कैसे हुआ। तो मराठा राज्य का सिर्फ उदय पूछा जाए तो ये सारे फैक्टर को हमको बता देना है। व्यक्ति विशेष की भी भूमिका पूछी जा सकती है, विशेष करके शिवाजी की। उसके बाद हम लोग जब पेशवा पढ़ेंगे तब वहां से अलग हमारे लिए टॉपिक खुलेगा, अलग चैप्टर है जिसमें हम लोग अलग से पढ़ेंगे अलग अलग पेशवाओं की भूमिका, उनका मुगलों के साथ संबंध, औरंगजेब के बाद भारत की राजनीति में मराठों का योगदान। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनकी विदेश नीति, इनके प्रशासनिक व्यवस्था। बहुत सारे सवाल हैं जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट में करते चलेंगे। तो कुल मिला जुला करके मराठा राज्य के उदय के बारे में आपको इतना समझना चाहिए।